देखो ऑलरेडी हम केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पढ़ा दिए थे, है ना। तो हम पहले ना थोड़ा इसको रिवीजन कर लेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी छोटा चैप्टर नहीं है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी कॉपी में पढ़ा दिए थे, तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊँगा। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन था, क्या था बोलो, टाइप ऑफ रिएक्शन। सो टाइप ऑफ रिएक्शन कितना टाइप का था बोलो, 2 टाइप का था। एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन 2 टाइप का रिएक्शन था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब जो एक बार जाएगा और वापस नहीं आएगा, तो व्हिच कैन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, which can proceed only in one direction, है ना, जो केवल एक डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ए से बी तक जाएगा, लेकिन बी से ए तक फिर वापस नहीं आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है ना, जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल ले लो कि मान लो HCl प्लस NaOH मिल के क्या हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन तुम लोग देखे हो बचपन से, है ना। तो एसिड प्लस बेस मिल के सॉल्ट प्लस वाटर है, वापस उल्टा नहीं होगा कि सॉल्ट में फिर वाटर डालो तो एसिड बेस नहीं मिलेगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन से जाएगा, सेफ होगा और वापस से नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब है कि मान लो कि तुम सीधा घर से निकले और स्कूल पहुंच गए, ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया कि उल्टा रिएक्शन नहीं होगा कि NaCl के साथ पानी देने से फिर HCl प्लस NaOH, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर इतना? अच्छा, दूसरा कि मान लो CH4 के साथ मैंने O2 दे दिया, कॉम्बशन करा दिया, तो उससे क्या होता है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। लेकिन उल्टा रिएक्शन होता नहीं कि CO2 प्लस H2O दे देने से ये नहीं बनेगा CH4 प्लस O2, ये होगा नहीं, इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि व्हिच कैन प्रोसीड, है ना, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। साम आगे भी जाएगा फिर पीछे भी जाएगा। मान लो किसी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो थोड़ा सा गया फिर आया, फिर गया फिर आया, फिर गया फिर वापस आया, तो व्हिच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड इन बोथ डायरेक्शन। कौन सा बोला, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो रिएक्शन क्या होगा, आगे भी जाएगा थोड़ा पीछे भी जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि N2O4, तो इससे क्या होता है 2NO2। सिमिलरली उल्टा रिएक्शन भी होता है, 2NO2 से N2O4 भी होता है, समझ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे तो एक साथ हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, N2O4 2NO2, रिवर्सिबल साइन ऐसा है, आगे भी जाएगा और पीछे वाला रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया रिवर्स प्रोसेस, N2 प्लस थ्राइस H2, इससे क्या हो जाएगा ट्वाइस NH3, ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। तो इसका उल्टा रिएक्शन भी होगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी 2NH3 से क्या होगा N2 प्लस थ्राइस H2, ये भी हो जाएगा। तो रिवर्सिबल माने जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन को एक साथ कैसे लिखेंगे, N2 प्लस थ्राइस H2, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा ट्वाइस NH3। क्लियर? तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे नोट बोल के लिख लेना, रिवर्सिबल रिएक्शन में कि रिएक्टेंट्स आर नेवर कंज्यूम्ड,
है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर नेवर कंज्यूम्ड, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्यों ख़त्म नहीं होगा, मान लो किसी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वो थोड़ा सा गया फिर वापस आया, फिर थोड़ा सा गया फिर वापस आया, तो कभी ये रिएक्टेंट ख़त्म ही नहीं होगा 100%। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा के आए हैं तो थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी ख़त्म करना है। ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में कैसा होता है। मान लो, है ना, तो जैसे जैसे रिएक्शन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रिएक्शन ख़त्म होते जाता है। तो ये मान लो एक ग्राफ प्लॉट कर लिया कि रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ऐसा हो गया, मान लो एक रिएक्शन बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहा है, एक जगह पे ख़त्म ही हो गया मान लो, तो इसको हम बोलेंगे, अगर कोई रिएक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो गया मान लो कि थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन पूरा 100% नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो इतना समझ आएगी ना। चलो अब ऐसा है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ना। सो हम देखेंगे अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या। ऐसा है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इक्विलिब्रियम डिनामिक होता है, माने इक्विलिब्रियम कभी बंद नहीं होगा। वो देखने में लगेगा कि बंद हो गया, बट ये कभी बंद होता नहीं है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम है ना, क्लोज कंटेनर में होता है। ठीक है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। सो पहला जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी कांस्टेंट, है ना। प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अब मुझे बताओ कि कांस्टेंट होना चाहिए, तो अगेन मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट करूँगा और मैंने बोल दूंगा कि भाई ये रिएक्टेंट है तो घट रहा है, प्रोडक्ट है तो कम हो रहा है, प्रोडक्ट है तो बढ़ रहा है। ये कौन सा बोलो प्रोडक्ट, ये कौन सा बोलो रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट, ये कौन सा बोलो प्रोडक्ट। तो ऐसा है कि इस टाइम के बाद रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में है। जैसे मैंने बोल दिया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट है। अब ऐसा है कि रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में पहुँच गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। क्लियर इतना। अच्छा, ऐसा भी है कि मान लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कि रिएक्टेंट ख़त्म होते होते यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट भी ख़त्म होते होते यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अगेन मैं इस पॉइंट को भी क्या बोलूँगा, इसके बाद कांस्टेंट हो गया तो इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। इक्विलिब्रियम कभी बंद नहीं होता है, वो चलता रहता है ना। तीसरा, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन्ड इन क्लोज्ड कंटेनर। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, है ना। क्लोज्ड कंटेनर में होगा, ओपन होगा तो कुछ गैस फैस निकल जाएगा, निकल जाएगा तो रिएक्शन एक ही तरफ चला जाएगा, तो इसलिए क्लोज्ड कंटेनर में होना जरूरी है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बाय आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। सो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ भी जा सकता है या प्रोडक्ट के तरफ भी आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड by either
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड की तरफ जा सकता है और प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकता है। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि N2O4 ये 2NO2 ये NO2 की तरफ भी जाएगा और NO2 N24 की तरफ भी आएगा, है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना इज डिटेक्टेड बाय आइदर कंसंट्रेशन, प्रेशर और कलर। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय आइदर प्रेशर, कंसंट्रेशन और कलर। क्या क्या? प्रेशर, कंसंट्रेशन और कलर से भी डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे लेकिन एक वाला ले लेते हैं, N2O4 से 2NO2, ये तो कलर लेस था। जैसे ये बनेगा तो ब्राउन गैस बनेगा। जैसे ब्राउन गैस बनेगा तो मान लिया कि प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनना चालू हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। क्लियर? इतना देखो एक बार। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। जैसे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट का। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसे हुआ देखो, ये मान लो रिएक्टेंट, मान लो ए से बी की तरफ गया तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इस रिएक्शन में ए से बी ये क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और मैंने अगर बोल दिया बी से ए होगा तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन का जो रेट फॉरवर्ड वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर। इस रिएक्शन का जो रेट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर। तो यही तो प्रोडक्ट है। क्लियर? तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के ऊपर। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर। क्लियर? इतना क्या? अच्छा, तो जहाँ पे रेट इक्वल होगा, रेट का मतलब है कि टाइम टू टाइम स्पीड बोल सकते हैं, रिएक्शन का स्पीड। यूनिट टाइम में एक रिएक्शन कितना आगे गया, वही है क्या है उसका रेट। तो अगर 10 मिनट में 20 mg रिएक्टेंट होगा तो 20 mg प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना, ऐसा। चलो देखते हैं, अगर मैंने रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का प्लॉट कर दिया और मैंने ये भी देख लिया कि मान लो 3 प्लॉट तुम्हें दिया गया रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में, एक ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला, और एक कौन सा वाला बोला, और एक ऐसा वाला भी हो सकता है। तो मुझे बोलना है क्या रेट ये दोनों में इक्वल है, क्या रेट इक्वल है? नहीं, रेट अलग अलग है। सो रेट अलग अलग होने के कारण इसको हम इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यही है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है बोला, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड। यहाँ पे देखो दोनों का रेट इक्वल हो गया। ये मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ बैकवर्ड, ये रेट वर्सेस टाइम हो रहा है। ये मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड शुड बी सेम। अच्छा, नेक्स्ट
इक्विलिब्रियम जो है वो कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम से इफेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम में बी अफेक्टेड बाई इक्विलिब्रियम में बी अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम एटसेट्रा। कंसंट्रेशन से भी हो सकता है, प्रेशर से भी हो सकता है और वॉल्यूम से भी हो सकता है इसका इफेक्ट। चलो अब हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है। फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या देखेंगे बोलो? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ देयर इज चेंज इन फेज और एलोट्रोपिक चेंज, है ना। इफ देयर इज चेंज इन फेज, इफ देयर इज चेंज इन फेज और एलोट्रोपिक चेंज और एलोट्रोपिक चेंज, फेज का चेंज हो या एलोट्रोपिक चेंज, जैसे H2O लिक्विड और H2O है ना वेपर। तो ये दोनों में जो इक्विलिब्रियम है, तो इसमें क्या है, दोनों में ही तो पानी है, लेकिन एक में लिक्विड है दूसरे में वेपर, तो फेज का चेंज हुआ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे H2O सॉलिड से H2O लिक्विड ले लिया, अगेन फेज चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कार्बन ग्राफाइट से कार्बन डायमंड हुआ, कार्बन डायमंड हुआ, एलोट्रोपिक चेंज, इसको भी हम क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में माने वहाँ पे क्या है, फेज चेंज और इलेक्ट्रोपिक चेंज, और केमिकल मतलब है ना देयर इज केमिकल रिएक्शन। यहाँ होगा बोला देयर इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, एंड न्यू बॉन्ड बनता है। इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे तुम्हें दिखाई देगा N2 प्लस थ्राइस H2, उससे क्या हो जाएगा? ट्वाइस NH3, तो ये क्या होगा बोला? केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे N2O4 से 2NO2, ये भी क्या हो जाएगा बोलो? केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो इतना सो अब हम देखेंगे होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। देखो होमोजेनियस का मतलब है व्हेन ऑल रिएजेंट्स आर इन सेम फेज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम फर्स्ट हम देखेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। देखो होमो माने सेम फेज, सेम, सो व्हेन ऑल रिएजेंट्स, रिएजेंट माने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, जब एक ही फेज में होगा तब जाके हम बोलेंगे कि रिएक्शन किस में है बोला? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो N2 प्लस थ्राइस H2 से बना ट्वाइस NH3,
तो मान लो मैंने एक रिएक्शन ले लिया जिसमें जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है सब गैसिया स्टेट में है, तब जाके हम बोलेंगे ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में है। ठीक है इतना। चलो दूसरा ले लिए, मान लो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सीधा बात है, हेटेरो माने डिफरेंट। सब जब टू और मोर डिफरेंट फेज में हो, सो इफ टू और मोर phases are present at equilibrium, when two or more phases are present at equilibrium, है ना। सेम फेज यहाँ पे कर दो एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी एट इक्विलिब्रियम कर दो। जब इक्विलिब्रियम में दो और दो से ज़्यादा फेज, टू और मोर फेजेस आर प्रेजेंट, तब उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे C प्लस CO2, उससे हो जाएगा CO, 2CO। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, तो डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट, सॉलिड भी है गैस भी, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बोला हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। देखो इतना समझ आएगा नहीं। होमो माने से, माने जब इक्विलिब्रियम में जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहेगा सब सेम फेज में हो, इधर सब सॉलिड सब लिक्विड ये सब गैस। और मान लो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में ऐसा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो अलग अलग फेज में हो, ठीक है ना। चलो उसका हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन मुझे पता है कि ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हूँ कॉपी क्लास में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन, सो फर्स्ट क्या है, इट इज़ थियोरेटिकल लॉ, एक थियोरेटिकल लॉ है ना। सो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ थियोरेटिकल लॉ, है ना। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मास ऑफ reactants, active mass of reactants, है ना, where stoichiometric coefficient, where stoichiometric coefficients, है ना, where stoichiometric coefficients are taken as power, are taken as पावर। अरे बहुत ही सिंपल है, ऐसा है देखो, मान लो 2A से 2B एक रिएक्शन हो रहा है, 2A से 2B, तो ऐसा है कि 2A से 2B यही तो तुम्हारा क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, 2A से 2B, यही कौन सा रिएक्शन बोला, फॉरवर्ड। 2A से 2B क्या हो गया बोला, फॉरवर्ड। तो मैंने आगे बोले कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे ही एक्टिव मास, है ना। समझ आएगा इतना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, 2A से 2B, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो RF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF स्क्वायर, ठीक है, KF इंटू ए स्क्वायर। उल्टा रिएक्शन क्या होगा, 2B से 2A, ये कौन सा रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। इस बैकवर्ड रिएक्शन में अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोला जाए
तो ये क्या होगा, इसके लिए रिएक्टेंट तो यही है कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2, तो RB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KB इंटू V स्क्वायर। इतना समझ आया सबको, है ना। सो अब ऐसा है कि KF क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, KB क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, है ना। KF है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और KB क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अच्छा अब ऐसा है फॉर गैस एक्टिव मास इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, है ना। तो फॉर गैस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर गैस एक्टिव मास इज इक्वल्स टू क्या है, कंसंट्रेशन के बराबर, ठीक है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एक्टिव मास, है ना, इज ओके। सो देखो ओके, तो गैस के लिए एक्टिव मास जो है वो कंसंट्रेशन का बराबर है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एक्टिव मास इज यूनिटी, एक्टिव मास इज यूनिटी माने 1। सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, चलो अब देखते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था बोलो, KF A स्क्वायर इक्वल्स टू KB B स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, KF बाई KB दैट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर कर सकता हूँ। यही क्या है, KC, यही क्या है बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, ठीक है, यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतना सबको क्लियर, चलो अब मैं फिर से एक बार इसको दिखा रहा हूँ। देखो मान लो 2A से 2B, है ना, 2A से 2B, ये कौन सा फेज, गैसियस फेज में है। अब मैंने बोल दिया कि K इक्वल्स टू क्या होगा, एक्टिविटी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय रिएक्टेंट टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक्टिव मास, है ना, AB, या एक्टिविटी बोल सकते हो, एक्टिविटी AB स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ए क्या है, एक्टिविटी, क्लियर इतना। अच्छा अब मैंने अगर बोल दिया कि KC माने कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर बाई कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, ठीक है। मैंने अगर बोल दिया KP, तो KP क्या होता, PV स्क्वायर बाई PA स्क्वायर, यही होता है ना। और P क्या है, P क्या है, पार्शियल प्रेशर, P क्या है बोलो, पार्शियल प्रेशर। मैंने अगर बोलते KX, तो क्या होता, x B स्क्वायर बाई x A स्क्वायर, हमेशा प्रोडक्ट का बाई डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर जाएगा टू द पावर, ठीक है। तो x क्या है, मोल फ्रैक्शन, x क्या है बोलो, मोल फ्रैक्शन। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ा दिए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, ठीक है इतना। चलो अब हम देखते हैं कोई भी इन जनरल रिएक्शन, उसके लिए देख लेते हैं, है ना, कैसा होगा। तो जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कोई भी एक रिएक्शन कि AA प्लस BB से CC प्लस DD, ये सब गैसियस फेज में है। अब ऐसा है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका A, इसका B, इसका C, इसका D, क्लियर। अच्छा अब डेल NG क्या होता है, डेल NG सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सम ऑफ
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है ना माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है ना, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा होगा बोलो प्रोडक्ट का कौन सा है सी प्लस डी माइनस रिएक्टेंट का कितना होगा ए प्लस बी, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही तो होगा। क्लियर। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए के सी क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट टू द पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ऊपर क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैसे यही होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल्स पर लीटर होता है, मोल्स पर लीटर होता है, टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही होगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि इसका भी मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर, तो ऊपर क्या हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। क्लियर, यूनिट भी हो रहा है साथ ही साथ। इसका यही क्या है डेल एन जी, सो मोल पर लीटर टू द पावर डेल एन जी। कैसे सबको क्लियर, इसका यूनिट भी देख लिया कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो के पी क्या होगा बोला, के पी अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, यही तो होगा। अरे ठीक है, अच्छा तो इसके लिए क्या होगा, अगेन एटमॉस्फेयर टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, मतलब एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल एन जी। सिमिलरली मैंने अगर बोल दिया भाई के एक्स क्या होगा, के एक्स देखना एक्स सी सी एक्स डी डी एक्स ए ए एक्स बी बी, यही होगा। और इसका एक कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस, क्योंकि ये सब फ्रैक्शन है। ठीक है, सीधा बात है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का।